एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ये दैवी विद्या है। अभी जो आजकल लेक्चर चल रहा है वो है डिफरेंट हाउसेस के बारे में। अगर हमको प्रेडिक्शन करना हो, कोई फल बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे। तो टोटल 12 हाउसेज होते हैं, एक नंबर लग्न से लेके, और ये इस तरह से 12 हाउसेज टोटल होते हैं। तो हर एक हाउस जो है ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसके कारक होता है वो। तो उन चीज़ों के बारे में अगर हमको बताना है कैंडिडेट को तो हम कैसे बताएं, तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट उनका कारकत्व है, जिसको बैंक बैलेंस कहते हैं, वो मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति कितना पैसा जमा कर रहा है वो बैंक बैलेंस सेकंड हाउस से पता चलता है। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड हमने आपको धनी योग बताया था, यानी व्यक्ति कैसे धनी होते हैं, बहुत रिच हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया था। तो आज जो टॉपिक है वो है निर्धन योग या दरिद्र योग, यानी उसका उल्टा, कि व्यक्ति ऐसी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हो, ऐसा अरेंजमेंट हो ग्रहों का कि जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो निर्धन हो जाए, वो दरिद्र हो जाए। तो फिर उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि धन योग के लिए कि इसमें 2 नंबर और 11 नंबर हाउस दो होते हैं, जो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हाउस है। ये 2 नंबर और 11 नंबर से मनी अर्न करता है जातक, यानी वो किस सोर्स से मनी अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी 11th हाउस। और जो पैसा उसने अर्न किया तो खर्च के बाद कितना बचा, तो वो जमा यहाँ पे करता है सेकंड हाउस में। तो इससे बैंक बैलेंस पता चलता है कितना पैसा है उसके पास में। ये इस तरीके से ये सेकंड और 11th हाउस से ये चीज़ें पता करते हैं। इसके अलावा ये आपको ये भी बताया था कि ये जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्नेश, और सेकंड हाउस और उसका लॉर्ड, सेकंड हाउस उसका लॉर्ड, 11th हाउस उसका लॉर्ड यानी एकादशेश, और गुरु जो धन के कारक हैं। तो ये मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जितने स्ट्रांग होंगे व्यक्ति उतना ही रिच होगा। तो तीन लग्न हैं, तीनों लग्नों में जितनी ज़्यादा लग्न स्ट्रांग होगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिच होगा। सेकंड हाउस और 11th हाउस आपको बताया मनी स्थान है, तो ये स्थान अच्छे होने चाहिए। इनका अगर इनके लॉर्ड्स हैं वो भी अगर अच्छे होंगे, शुभ होंगे और योग कारक होंगे तो व्यक्ति बहुत धनी होगा। लेकिन अगर ये लग्नेश वीक हो जाएं, सेकंड हाउस 11th हाउस इनके लॉर्ड वीक हो जाएं, गुरु वीक हो जाएं, ये मारक हो जाएं, या इल प्लेस्ड हो, इल प्लेस्ड माने 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, तो व्यक्ति जो है फिर वो उतना निर्धन होता जाएगा, उसको पैसा ही नहीं आएगा और वो व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, निर्धन हो सकता है, राइट। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि केंद्र स्थान कुंडली का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण का मतलब 1, 5, 9। ये इन स्थानों में अगर शुभ ग्रह बैठें, योग कारक ग्रह बैठें और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो फिर व्यक्ति उतना ही रिच होता है। लेकिन इसका उल्टा कि वो 3, 6, 8, 12 में शुभ ग्रह नहीं बैठने चाहिए। 3, 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह बैठें या वो वीक हो के निर्बल हो के बैठेंगे तो व्यक्ति ज़्यादा धनी होगा। लेकिन उसका उल्टा, यानी केंद्र त्रिकोण में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 में शुभ ग्रह बैठ जाएं और 3, 6, 8, 12 बहुत स्ट्रांग हो जाए, 3, 6, 8, 12 बहुत स्ट्रांग हो, उसके जो लॉर्ड्स हैं बड़े स्ट्रांग हो जाए, तो व्यक्ति उतना ही निर्धन होता चला जाएगा, राइट। इस तरीके से है। तो इसमें व्यक्ति मान लीजिए कि अब ये निर्धन योग और दरिद्र योग के बारे में बताते हैं कि क्या क्या योग हैं। तो इसमें अगर ये मान लीजिए बन रहा है कुंडली में निर्धन योग या दरिद्र योग, तो इसका क्या फल होगा। व्यक्ति बड़ा निर्धन होगा और पैसे की कमी रहेगी और वो जरा से चीज़ के लिए परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी होंगी। खाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए, परिवार को पालने के लिए, इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन है, तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए मनी की ज़रूरत। अगर मनी ही नहीं उसके पास में तो कैसे काम करेगा, ये प्रॉब्लम है। उसका भाग्य ही साथ नहीं देता, उसको जरा सी चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ता है। उसकी फीलिंग्स, उसके विचार जो हैं मन के सब खराब हो जाते हैं, अंदर से बड़ा इरिटेटेड रहेगा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में आ जाएगा। और इसके अलावा वो जब देखता है कि और जो तमाम अमीर लोग हैं, रिच लोग को देख के उसके मन में एक हैट्रेड की फीलिंग आती है कि ये इनके पास तो इतना पैसा, ये सब अपना ऐसे आराम से काम कर ले रहे हैं और ये हमारा काम रुक रहा है, हमारा काम ही कुछ नहीं हो पा रहा है, राइट। तो वो मनी अर्न करने के लिए अगर इतना नीडी है तो फिर कोई गलत काम भी कर सकता है। तो ये सब इसकी ये चीज़ें हो सकती हैं अगर व्यक्ति निर्धन या ऐसा दरिद्र है, राइट। अब ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, कैसे योग बनते हैं, कैसे देखें कुंडली में कि इसकी ये देख के ही कुंडली आप बता दीजिए कि व्यक्ति बड़ा निर्धन है, ये तो बड़ा ये दरिद्र टाइप का है, या इसके पास पैसे की बहुत कमी है। तो इसके लिए देखते हैं
कि एक तो लग्न लग्नेश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। लग्न लग्नेश आपको बताया कि ये जितने वीक होंगे व्यक्ति उतना ही निर्धन होगा, राइट। अब लग्न से मान लीजिए चारों केंद्रों में पाप ग्रह बैठ जाएं। लग्न है ये, लग्न जन्म लग्न, यहाँ से चारों केंद्रों में यानी 1, 4, 7, 10 में पाप ग्रह बैठे हो। पाप ग्रह क्या है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब पाप ग्रह हैं। तो अगर ये बैठ जाएंगे तो ये कुंडली वीक हो जाएगी और वो व्यक्ति जो है वो निर्धन होता चला जाएगा, राइट। लग्न पर मान लीजिए कि नीच के बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। बृहस्पति क्या है? धन के कारक हैं। तो ये बृहस्पति यहाँ मकर राशि में बैठ के नीच के हो जाते हैं। देखिए, अब अगर यहाँ बैठ के ये लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये लग्न को कमज़ोर करेंगे और खुद अपने आप में कमज़ोर है, नीच के हैं तो धन के कारक हैं, तो ये व्यक्ति निर्धन हो जाएगा। और इसके अलावा ये नीच के बृहस्पति की इस पर दृष्टि हो जाए और ये जो पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जहाँ बैठें, राइट, तो इस तरीके से वो व्यक्ति जो है निर्धन होगा और दरिद्र तक हो सकता है। मान लीजिए कि लग्न लग्नेश है। लग्न लग्नेश जो है इसका रिलेशन, इसका संबंध जो है वो 6, 8, 12 से हो जाए, राइट। 6, 8, 12 से किस तरह हो कि ये लग्नेश जो है 6, 8, 12 में बैठ जाए, या 6, 8, 12 के लग्न के लॉर्ड्स यहाँ लग्न में बैठ जाएं, या 6 लग्नेश और 6, 8, 12 के लॉर्ड साथ साथ कहीं बैठ जाएं, या एक दूसरे को दृष्टि दें। इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये संबंध किसी तरह से अगर होगा तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। और उस कॉम्बिनेशन पे अगर ये द्वितीयेश और सप्तमेश, ये दोनों मारक स्थान हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश, ये इनकी अगर दृष्टि पड़ जाएगी तो फिर वो व्यक्ति निर्धन होगा और फिर वो दरिद्र भी हो सकता है, राइट। तो लग्न लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में हो, उस पर द्वितीयेश या इसकी द्वितीयेश और सप्तमेश की अगर दृष्टि हो जाए तो फिर व्यक्ति जो है वो निर्धन होता है, राइट। अब मान लीजिए कि लग्नेश है। लग्नेश जो है पाप ग्रह से युद्ध दृष्ट होके और ये 2 नंबर या 11 नंबर में बैठ जाए। अब ये 2 नंबर 11वें स्थान में लग्न की अपने आप में इम्पोर्टेंस है धन के लिए, और ये 2nd और 11वें स्थान दोनों ही मनी स्थान है। तो लग्नेश अगर पाप ग्रह से युत या दृष्ट या मारक होकर अगर यहाँ 2nd और 11 में बैठेगा तो धन की कमी करेगा। वो व्यक्ति को मनी अर्न ही नहीं करने देगा, न तो अर्न कर पाएगा न वो जमा ही कर पाएगा। तो वो सब तरफ से प्रॉब्लम होगी और वो व्यक्ति जो है निर्धन हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश है। लग्नेश प्लस धनेश दोनों मिलके, लग्नेश और धनेश मिलके अगर 12वें स्थान में बैठ जाएं, 12वें स्थान जो व्यय का स्थान है, हानि का स्थान है, राइट, वो लॉस का, एक्सपेंडिचर का स्थान है, वहाँ बैठ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति निर्धन हो जाएगा। ये भी है, राइट। मान लीजिए पंचमेश है। अब ये लग्नेश की तरह पंचमेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पंचमेश एक त्रिकोणेश है। तो पंचमेश अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए या इनसे किसी तरह का रिलेशन हो और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब भी व्यक्ति जो है निर्धन होता है। इस तरह से बताया कि लग्न लग्नेश की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये जो है ये धनेश या एकादशेश, धनेश का मतलब ये द्वितीयेश, धनेश या एकादशेश, ये जो हैं अगर 12th में या 6th में बैठ जाएं, छठे घर में या 12th स्थान में बैठ जाएं, धनेश या एकादशेश या दोनों द्वितीयेश और एकादशेश ये छठे या 11वें स्थान में बैठ जाएं तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी जो मनी अर्न कर रहा है, जो जमा कर रहा है, सब खर्चा ही होता चला जा रहा है, वो बच ही नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति जो है निर्धन होता चला जाएगा। अगर ये द्वितीयेश और एकादशेश नीच के हो जाएं, अस्त हो जाएं, तब भी वो प्रॉब्लम, वो व्यक्ति जो है निर्धन होगा, राइट। मान लीजिए कि 2nd हाउस है, 2nd हाउस है, इसका लॉर्ड है धनेश है, ये पाप ग्रह से युत दृष्ट हो जाएं तब भी वो प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति जो है निर्धन होगा, राइट। 2nd हाउस है और इसका लॉर्ड या 11th हाउस, इसका लॉर्ड जो है अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं, राइट, ये 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं या उल्टा, यानी 6, 8, 12 का लॉर्ड द्वितीय स्थान में, 2nd स्थान में या 11वें स्थान में बैठ जाए तब भी प्रॉब्लम है। और वो पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो फिर और पूरा पड़ गया, फिर तो बिल्कुल ही वो व्यक्ति निर्धन या दरिद्र हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि ये धनेश और व्ययेश, यानी धनेश का मतलब ये 2nd का लॉर्ड, और व्ययेश यानी जो व्यय का लॉर्ड है, एक्सपेंडिचर का लॉर्ड है, तो धनेश प्लस व्ययेश मिलके अगर यहाँ 12th में बैठ जाएं तो फिर वो ये भी एक प्रॉब्लम है, व्यक्ति जो है निर्धन होगा, राइट।
मान लीजिए कि धनेश और व्ययश का राशि परिवर्तन हो जाए, ये धनेश जो है यहाँ बैठ जाए इनकी राशि में, ये इनकी राशि में बैठ जाए, राशि परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और उससे भी व्यक्ति जो है निर्धन होगा। और सेकंड स्थान में ये जो धन का स्थान है, मान लीजिए कि सूर्य और प्लस शनि एक साथ बैठ जाए, दोनों क्रूर ग्रह हैं, देखिए सूर्य और शनि वो दोनों परम शत्रु हैं आपस में। तो अगर सेकंड स्थान जो मनी का स्थान है, अगर यहाँ सूर्य और शनि बैठ जाएंगे और मतलब वो अच्छे न हो, योग कारक न हो, उस केस में व्यक्ति जो है फिर निर्धन हो जाएगा। सेकंड स्थान में मान लीजिए नीच ग्रह बैठ जाए, राइट, यहाँ का कोई नीच ग्रह बैठ जाए और इसके अलावा वीक ग्रह जो है वो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए। सेकंड हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठ गया तो वैसे ही उसने मनी स्थान खराब कर दिया। और केंद्र में जहाँ शुभ ग्रह होने चाहिए केंद्र त्रिकोण में, वहाँ पाप ग्रह बैठ जाए तो फिर व्यक्ति जो है निर्धन हो जाएगा, राइट। ऐसे बहुत सारे योग हैं इसके और बताते हैं आपको। मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए चंद्रमा और चंद्र लग्नेश ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मनी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा जितना ज़्यादा वीक होता जाएगा वो व्यक्ति उतना ही निर्धन होता चला जाएगा। तो चंद्रमा केतु के साथ मिलकर यहीं बैठ जाए लग्न में, चंद्रमा प्लस केतु लग्न में बैठ गया तो फिर व्यक्ति जो है निर्धन होता चला जाएगा, राइट। सूर्य चंद्रमा मान लीजिए एक साथ हो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो और ये इन पे अगर नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य और चंद्रमा कहीं एक साथ बैठ जाए तो चंद्रमा वैसे ही वो वीक हो गया, अमावस्या का चंद्रमा हो गया, उस पर नीच ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और फिर वो व्यक्ति जो है वो निर्धन होगा या दरिद्र हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि वीक चंद्रमा है, निर्बल चंद्रमा है, वो एर्थ स्थान में बैठ जाए, राइट, एर्थ स्थान में बैठे और उस पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए। एक तो निर्बल चंद्रमा एर्थ स्थान में यहाँ बैठ कर ही खराब हो गया निर्बल होके, और इस पर भी पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए तो फिर वो और ज़्यादा निर्धनता बढ़ेगी, यानी उसके पास पैसे की कमी रहेगी, राइट। चंद्रमा मान लीजिए कि नीच राशि में हो जाए, चंद्रमा नीच राशि में होता है वृश्चिक राशि में, 8 नंबर की राशि में यहाँ चंद्रमा मान लीजिए बैठ जाए, चंद्रमा नीच की राशि में बैठे और शुभ ग्रह की न तो युति हो न दृष्टि हो, वो हर तरह से शुभ ग्रह की युति या दृष्टि से वो डिप्राइव्ड हो जाए यानी वंचित हो जाए, तो उस केस में भी जो व्यक्ति बहुत ही निर्धन होगा, फिर उसके पास पैसा आना मुश्किल हो जाएगा, राइट। और भी बताते हैं आपको कि मान लीजिए गुरु है जो धन के कारक हैं, गुरु लग्नेश हैं, गुरु लग्नेश यानी 9 नंबर या 12 नंबर राशि लग्न में हो तो गुरु लग्नेश हो जाएंगे, लेकिन वो फिर केंद्र में न बैठे, केंद्र में या त्रिकोण में न बैठे, और इसके अलावा धनेश जो है नीच का हो जाए। गुरु जो है वो लग्नेश के होकर केंद्र या त्रिकोण शुभ स्थान में न बैठे, वो कहीं 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं मान लीजिए, और इसके अलावा धनेश जो है वो यानी सेकंड का लॉर्ड ये जो है अगर नीच का हो जाएगा तो फिर व्यक्ति निर्धन हो जाएगा, राइट। गुरु जो है मान लीजिए कि 6 नंबर 12 नंबर हाउस में बैठे, 6 नंबर 12 हाउस में बैठे, लेकिन स्वग्रही ना हो, अगर स्वग्रही हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ फ़र्क हो जाएगी। गुरु यहाँ 6 नंबर और 12th स्थान में बैठे हैं लेकिन स्वग्रही ना हो और उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तब भी एक निर्धन योग बनता है या दरिद्र योग बनता है, राइट। गुरु जहाँ भी बैठे हो कुंडली में, वहाँ से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा हो तब भी वो निर्धन योग बनता है, राइट। कुंडली में कहीं गुरु बैठे हैं और वहाँ से दूसरे नंबर का हाउस, 5वें नंबर का हाउस या चौथे नंबर के हाउस में कोई नीच का ग्रह अगर बैठ जाए तो फिर वो व्यक्ति जो है निर्धन होता है या दरिद्र हो सकता है। मान लीजिए किसी फीमेल की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, और उसमें सूर्य और चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में बैठ जाए, सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंभ राशि है, कुंभ राशि में मान लीजिए यहाँ बैठ जाए। किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मिलकर कुंभ राशि में बैठें और बाकी ग्रह जो है वो निर्बल हो, बाकी ग्रह सब बहुत वीक हो, तो फिर ये शादी के बाद जो है धन की प्रॉब्लम होती है। क्लियर? इसको फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, उसकी कुंडली में अगर सूर्य और शनि जो है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलके, यानी चंद्रमा अस्त हो गया या अमावस्या का हो गया, चंद्रमा वीक हो गया, सूर्य और चंद्रमा मिलकर कुंभ राशि में बैठ जाएं, और कुंभ राशि मतलब शनि के दोनों शत्रु हैं, तो ये कुंभ राशि में बैठ जाएं, और ये बाकी ग्रह जो है वो निर्बल वीक हो, कुंडली में इल प्लेस्ड हो, अपनी नीच राशि शत्रु राशि में हो, इस तरह से हो, बली स्ट्रांग ना हो, उस केस में फिर शादी के बाद प्रॉब्लम होगी, धन की प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। मान लीजिए कि शनि 7वें स्थान में बैठे, शनि जो है 7वें में बैठ जाए
और चंद्रमा जो है छठे या आठवें में बैठ जाए तब भी व्यक्ति जो है निर्धन होगा। शनि 7th में और चंद्रमा छठे या आठवें स्थान में बैठ जाए। केमद्रुम योग बन जाए, आपको केमद्रुम योग पहले के लेक्चर्स में बता चुके हैं कि केमद्रुम योग जो है वो उससे एक निर्धनता वाला योग या दरिद्र योग बनता है। तो केमद्रुम योग किस तरह से बनेगा? चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हों उससे द्वितीय यानी आगे वाले हाउस में और उसके पीछे वाले हाउस में 2nd और 12th स्थान में चंद्रमा से कोई ग्रह ना हो, लेकिन सूर्य राहु केतु को छोड़ के वो काउंट नहीं किए जाते। तो चंद्रमा जहाँ बैठे हों वहाँ से 2nd और 12th में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा लग्न से केंद्र में न हो, चंद्रमा से 10th हाउस में कोई ग्रह न हो, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह न हो, राइट। और इस तरह से है तो चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति भी ना हो, ना युति हो ना दृष्टि हो, तो फिर केमद्रुम योग जो भंग होता है वो फिर भंग नहीं हो पाएगा और फिर व्यक्ति वही वो दरिद्र योग बनेगा और ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही निर्धन या दरिद्र होगा केमद्रुम योग से, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं या ग्रहों का जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से ये निर्धन योग या दरिद्र योग बनता है। तो इसको आपको कुंडली में ध्यान से देखना चाहिए, इसको ध्यान से देखिए और इसको स्टडी करिए। थैंक यू।